तो हेलो गाइज, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 169 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शुनर जब शाओयान को हन क्लैन के बारे में बता रही थी तभी शाओयान की नजर अचानक कुछ ब्लैक रोब्ड ह्यूमन फिगर्स पर पड़ी। वो किसी अननोन फैक्शन के एक्शन से कैजुअल स्माइल के साथ बातें कर रहा था। लंबे काले बाल पीछे रैंडम तरीके से बिखरे थे, थोड़ा फ्री और अनरूली लुक दे रहे थे। उसका चेहरा सफेद जेड जैसा जो एक जेंटल फीलिंग देता था। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा वाह कितना अच्छा इंसान है, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स के किसी बंदे से अगर ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन मिले तो शाओयान के दिल में डेंजर की घंटी अपने आप बज उठती है। ये ब्लैक क्लाउड आदमी तब चुप था जब हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले शाओयान से ट्रबल लेने आए थे। ना इंसल्ट की ना सपोर्ट किया, इसलिए शाओयान ने उस वक्त नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही शूनर ने उसकी आइडेंटिटी रिवील की, शाओयान की अलर्टनेस सीधा आसमान छू गई, क्योंकि वो हन क्लैन को अच्छे से जानता था। मिस्टीरियस, अनफैथमेबल और हर मेंबर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इस आदमी का फ्रेंडली चेहरा ही असली खतरा था। जैसे कहते हैं a dog that bites doesn't bark, ये बंदा उसी कैटेगरी का है। शूनर ने भी कंफर्म किया ये है हन यू और हन क्लैन के अगले क्लैन हेड बनने के दो सबसे बड़े कंटेंडर्स में से एक। मतलब कोई मामूली खिलाड़ी नहीं। यहाँ तक कि यंगर जनरेशन के हन्या को भी इतना हाई इवैल्यूएशन नहीं मिला। शाओयान उसे ऑब्जर्व ही कर रहा था कि हन्यू ने शायद सेंसिंग कर लिया और उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। शाओयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। स्माइल फ्रेंडली लग रही थी लेकिन दिल कह रहा था डेंजर अलर्ट। शुनर ने सॉफ्टली समझाया इसका नाम सुनने में फेमिनिन है लेकिन ये पक्का आदमी है। एंशिएंट क्लैन में कंपटीशन बहुत क्रूअल होता है, फेल हुए तो हाल बुरा। और हन्यू बोर्न से अब तक कभी फेल नहीं हुआ। सब कंपेटिटर्स उसके पैरों तले गिर चुके हैं। साथ ही इसके पास हन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन है। डिवाइन ब्लड लाइन, हाँ अब समझ आया क्यों ये कभी हारा नहीं। पोटेंशियल प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। गुचिंग यांग ने बीच में जोड़ा, ये बाकी हन क्लैन वालों की तरह सीधा लड़ाई और सोल स्नैच की बात नहीं करता। फ्रेंडली दिखता है लेकिन हड्डियों तक रूथलेस है। शाओयान ने मन में तय कर लिया ये दुश्मन है और मौका मिला तो पहले वार करना ही सेफ रहेगा। इसी बीच शाओयान ने देखा यहाँ करीब 1000 स्ट्रॉन्ग लोग इकट्ठा है। एलीट लाइनअप रेडी है। सनर ने कंफर्म किया हाँ सब अरेंज होते ही हम बीस्ट टाइड में चार्ज करेंगे। अकेले कोई फैक्शन वहाँ से नहीं निकल सकता। नंबर्स बहुत फ्राइटनिंग है, बेटर है कि हम एक साथ रहें। शाओयान रिप्लाई देने ही वाला था कि हन्यू की क्लियर वॉइस पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। उसने कामली कहा दोस्तों हमारा टारगेट है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के सबसे डीप पार्ट में बोधिसत्व एंशिएंट ट्री, लेकिन बीस्ट टाइड को अकेले कोई पार नहीं कर सकता। सोल्यूशन है अलायंस बनाओ। सब एक एरो की तरह एक साथ पियर्स करें। कोई हायरार्की नहीं, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं, बस म्यूचुअल सपोर्ट। उसकी बात सुनकर पहले तो साइलेंस रहा, फिर धीरे धीरे लोग सिर हिलाने लगे। जूफेंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का कलरफुल आइड एक्सपर्ट ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। गुचिंग यांग ने शाओयान को बताया ये जूफेंग मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में बहुत मशहूर है और नेक्स्ट ट्राइबल हेड ऑलरेडी चुना जा चुका है। इसके कलरफुल आइज इसके ची मेथड की देन है। अग्रीमेंट होते ही हन्यू ने कहा चलो अभी निकलते हैं, नून का वक्त है, बीस्ट का सबसे लेजी टाइम। शुनर ने क्वाइटली वार्न किया केयरफुल रहना, सक्सेस रेट 10% से भी कम है। हन्यू और जूफेंग असल में इन लोगों को इस्तेमाल करके खुद आगे निकलने का सोच रहे हैं। शाओयान शॉक था। सैकड़ों एलीट डोजोन्स और अनगिनत डोजोंग्स भी फेल हो सकते हैं। बीस्ट टाइड आखिर कितना टेरिफाइंग होगा। कुछ ही देर में लोग हवा में उड़ते हुए ब्लैक क्लाउड जैसे फॉर्मेशन में निकल पड़े। शाओयान भी अपनी टीम के साथ मिक्स हो गया लेकिन फ्रंट पर जाने की कोशिश नहीं की। एनर्जी जल्दी खत्म करने का मतलब है जल्दी मरना, सिर्फ 10 मिनट से भी कम में। उन्होंने कम से कम 50 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और जैसे ही आखिरी हरी भरी माउंटेन उन्होंने पार की, सामने का नजारा सांसें रोक देने वाला था। क्या ये एंशिएंट वेस्टलैंड का बीस्ट टाइड है? कितना डरावना। उसकी नजर फिर धीरे धीरे दूर के डार्क जोन पर टिक गई। क्या इस टाइड के पीछे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है? तभी हन यू की काम और कॉन्फिडेंट आवाज गूंजी, सुनो सब लोग, बीस्ट टाइड सामने है, अभी हमला करने का सबसे सही समय है। मैंने ही तो ये अलायंस बनाने का सजेशन दिया था, तो सबसे खतरनाक फ्रंट स्पॉट मेरे लोगों को अस्थायी तौर पर मिलेगी, लेकिन जब हम थक जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे और फिर किसी और की बारी होगी। जब लोगों ने सुना कि वो सबसे खतरनाक जगह संभालेगा तो कई लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली। क्या ये लोग सच में इतने नेक होंगे? शाओयान ने हन्यू की बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे हॉल ऑफ सोल्स की अच्छी समझ थी। हॉल ऑफ सोल्स का कोई इतना नोबल और फेयर, ग्रेट जोक। हन्यू ने वार्म स्माइल के साथ क्राउड को देखा। उसकी नजर थोड़ी देर शाओयान और शुनर पर टिकी, फिर वो मोटा और बिजली की तरह आगे बढ़ गया। उसके पीछे ब्लैक रोब्ड एक्सपर्ट्स और फिर बाकी का बड़ा कंटिंजेंट। फॉर्मेशन ने आसमान में एरो शेप ले लिया। टिप पर हन्यू, बाकी लोग पीछे। लेट्स गो। हन्यू के इशारे के साथ फॉर्मेशन बीस्ट टाइड की तरफ टूट पड़ा। हवा में रशिंग विंड का शोर
फ्लोर और जमीन पर दूर से ही हजारों फेरोशियस बीस्ट्स ने वायलेंट रोर्स से वेलकम किया। बस कुछ ही पलों में हुन्यू की फ्रंट लाइन से दो ची का डरावना ब्लास्ट निकला। 1000 फुट के दायरे में जितने बीस्ट्स थे सब ब्लड पूल्स में बदल गए। फॉर्मेशन सीधे टाइड में घुस गया। शुरू में आउटर जोन के बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही 10,000 फुट पार हुए प्रेशर अचानक बढ़ गया। अब 2 जोन क्लास बीस्ट्स भी सामने आने लगे। शूनर ने वार्निंग दी, आगे 2 जोन इक्विवेलेंट बीस्ट्स भी मिलेंगे और जो यहाँ गिरा उसका बचना नामुमकिन है। अब हर तरफ जमीन से आसमान तक बस बीस्ट्स ही बीस्ट्स थे। रिट्रीट का ऑप्शन खत्म, बस चार्ज करना था। लेकिन तभी सीन बदलने लगा। आगे लड़ रहे लोग जिनके 2 ची खत्म हो चुके थे पीछे हटना चाहते थे, मगर पीछे से आने वाले लोग उन्हें धक्का दे रहे थे। आगे के लोग एक एक कर बीस्ट्स के मुंह में मांस के टुकड़ों में बदल रहे थे। ये साइकिल चलता रहा। जो बचते उन्हें फिर पुश किया जाता। फियर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने सबको पागल बना दिया। बस शाओयान का ग्रुप जैसे तैसे मिडिल जोन में रहकर पेस मेंटेन कर रहा था। धीरे धीरे कंटिंजेंट 10वां हिस्सा रह गया। तभी शाओयान की नजर पीछे पड़ी। हन्यू सेफ जोन में था, जेंटल स्माइल के साथ, मगर वो स्माइल अब सिर्फ सिनिस्टर लग रही थी। चारों तरफ के खून और लाशों के बीच सुनर ने क्वाइटली कहा, फोर्स टूटने वाली है। हन्यू लीड करेगा तो हम फॉलो करेंगे, बाकी रूट हमें खुद पार करना होगा। और फिर फ्रंट पर एक ब्लैक मेटल लाइक जायंट बीस्ट आ गया। उसकी एक पंच ने एग्जॉस्टेड एक्सपर्ट्स को लिटरली मिंस मीट में बदल दिया। उसी वक्त हन्यू और उसकी टीम ने पीछे से लाइटनिंग स्पीड में लीप मारी, सबको क्रॉस कर बीस्ट टाइड के अंदर और गहरे निकल गए। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, फॉलो देम, और सबसे पहले दौड़ा। शनेर और बाकी तुरंत पीछे हो लिए। कुछ और ग्रुप्स भी समझ चुके थे कि ये ही चांस है और वो भी ब्रेकआउट के लिए निकल पड़े। बाकी सैकड़ों लोग अगले ही पल फेरोशियस बीस्ट्स ने चारों तरफ से घेर कर चीथड़े उड़ा दिए। उनके दर्दनाक चीखें आसमान तक गूंजने लगी। शाओयान का ग्रुप आसमान में तेजी से उड़ रहा था। सामने करीब 2000 फीट की दूरी पर हुन्यू का ग्रुप था। उनकी स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अभी तक ज्यादा 2 ची एग्जॉस्ट नहीं किया था। जबकि बाकी लोग जो फेरोशियस बीस्ट्स में धकेले गए थे पागलों की तरह लड़ रहे थे। हुन्यू का ग्रुप आराम कर चुका था। अब वो पूरी तरह रेडी थे ब्रेक थ्रू के लिए। शाओयान ने अपनी नजर हुन्यू के ग्रुप पर डाली, फिर पीछे की तरफ देखा। पीछे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का ग्रुप थोड़ी ही दूरी पर था। कलरफुल प्यूपिल्स वाला आदमी जूफेंग उनको लीड कर रहा था। ट्राइब के कई एक्सपर्ट्स अपने पीछे किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। शाओयान की नजर उस ग्रुप में फेंचिंग एयर पर पड़ी। वो अब जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर एक लाल हैंडप्रिंट अभी भी था, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई थी। फेंचिंग एयर ने सिर उठाया और शाओयान की तरफ देखा। उनकी नजरें टकराईं। उसने सिल्वर टीथ दबाकर गुस्सा कंट्रोल किया, लेकिन इस बार उसने अपने दिल का हैट्रेड बाहर नहीं आने दिया। शाओयान का पहले वाला स्लैप उसे रियलिटी में ले आया था। शाओयान को फेंचिंग एयर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ बड़ी थी, लेकिन उसका फ्यूचर अचीवमेंट लिमिट में था। वो उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बनने वाली थी। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर नजर डालने के बाद शाओयान ने और पीछे देखा। वहाँ कुछ और ग्रुप्स उनका पीछा कर रहे थे। ये लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग थे और लगता था कि उन्हें बीस्ट टाइड का अच्छा नॉलेज था। इसीलिए जब शुरुआत में सब चार्ज कर रहे थे तब इन्होंने अपना ज्यादा 2 ची वेस्ट नहीं किया था। शाओयान के मन में सवाल आया, हम अभी भी बीस्ट टाइड में हैं, क्या पीछे और भी स्ट्रॉन्ग फेरोशियस बीस्ट्स होंगे? उसने ऊपर देखा। दूर होराइजन में स्कारलेट रेड बीस्ट्स कम होते नजर आ रहे थे। शायद वही बीस्ट टाइड का एंड था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वहाँ और भी ज्यादा डेंजरस बीस्ट्स होंगे या नहीं। अब तक सबसे पावरफुल बीस्ट जो शाओयान ने फेस किया था वो बस एक 5 स्टार डोजून के बराबर था। उससे ऊपर अभी कोई नहीं आया था। कई वायलेंट रोर्स गूंजे और शाओयान ने क्लियरली महसूस किया कि उनके आसपास प्रेशर बढ़ रहा है। शाओयान के मन में ख्याल आया, क्या पीछे वाले लोग खत्म हो गए? पीछे की उस ग्रुप में दर्जनों एलीट डोजून थे, लेकिन बीस्ट टाइड के सामने वो नंबर्स कुछ भी नहीं थे। चाहे उनकी रेजिस्टेंस कितनी भी इंटेंस थी, आउटकम डेथ ही था। बस समय की बात थी। और ये देखकर शाओयान का दिल थोड़ा हैवी हो गया कि इतने सारे लोग मिलकर भी बस थोड़ी देर ही टिक पाए। शाओयान ने डीप वॉइस में कमांड दी, सब लोग सावधान, पहले जैसा फॉर्मेशन बनाए रखो। ब्रदर चिंग यांग, हम दोनों आगे से रास्ता साफ करेंगे। वो लीप मारकर ग्रुप के फ्रंट में आ गया। उसे पता था कि जैसे ही बीस्ट का अटेंशन पीछे वाले लोगों से हटेगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, इसलिए अब स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। गुचिंग यांग भी तुरंत आगे आया। बाकी लोगों ने ट्रायंगुलर शेप बनाई। सबसे कमजोर लोग बीच में थे और बाकी बारी बारी से लड़ते ताकि लंबी दूरी तक सस्टेन कर सके। शाओयान की नजरें चारों तरफ घूमी। बस स्कारलेट आइज और हेवी पैंटिंग सुनाई दे रही थी। उसने एक कोल्ड शाउट मारी और उसकी स्पीड बढ़ गई। उसके बॉडी से हेवनली फ्लेम निकला और 1000 फीट लंबा फायर ड्रैगन बनकर गरजने लगा। ड्रैगन की टेल के एक ही वार से सैकड़ों फेरोशियस बीस्ट जमीन पर गिर पड़े। गुचिंग यांग के हाथों से सैकड़ों हैंडप्रिंट्स निकले, सी फ्लिपिंग सील, जो आसपास के बीस्ट्स को साफ कर रहे थे। उसी वक्त शूनेर, येन्युन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब ने भी हमला किया। माइटी डोची चारों तरफ फैल गया। 100 मीटर के अंदर कोई भी बीस्ट जिंदा नहीं बचा। स्पीड कम नहीं हुई। पलक चपकते ही ग्रुप 1000 फीट आगे बढ़ गया। अगर कोई
बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट न आया तो ये लोग मिलकर प्लेन्स क्रॉस कर सकते थे। और शाओयान के पास दोची रिकवरी पिल्स भी थी, तो एग्जॉशन कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। शाओयान ने देखा हन यू का ग्रुप भी अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलीश कर चुका था। उनके 1000 फीट रेडियस में कोई बीस्ट घुस नहीं पा रहा था। शाओयान ने पूछा कितनी देर और लगेगी? सुनेर ने जवाब दिया हम बीस्ट टाइड के सबसे डीप हिस्से में आ चुके हैं। इस स्पीड से आधे घंटे में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, बशर्ते कि कोई बहुत ट्रबलसम बीस्ट न मिले। शाओयान ने भौहें चढ़ाई। हाफ एन आवर, ये वाकई मुश्किल था। उसने तुरंत कहा स्पीड बढ़ाओ, बीस्ट टाइड को हमें रोकने मत दो। सारे लोग टैसिट अंडरस्टैंडिंग से साथ बढ़े। उनकी संख्या कम थी लेकिन कोऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। पिछले वाले बड़े ग्रुप्स की तरह डाउट या केओस नहीं था। इस बीच शाओयान ने एक बीस्ट का सिर ब्लास्ट कर दिया और गुचिनयांग की तरफ वाले बीस्ट को भी रोक दिया, जिसको तुरंत शुनेर ने खत्म कर दिया। गुचिनयांग ने पसीना पोंछते हुए थैंक्स कहा। यह लंबा कंटिन्यूअस फाइट बहुत हैवी पड़ रहा था। शुनेर ने अचानक कहा हुनयू का ग्रुप गायब हो गया। गुचिनयांग चौंका। वो लोग बाहर निकल गए। शाओयान की आंखों में खुशी झलकी। हम एंड के करीब हैं, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। शाओयान ने फ्लेम हैंडप्रिंट से ह्यूज 9 स्टार डोजून बीस्ट को पीछे धकेला और आगे रश किया। सब पीछे पीछे उड़ते चले गए। उसके फायर ड्रैगन ने 1000 फीट बड़े बीस्ट को तोड़ डाला। उसका शरीर ब्लडी फॉग में बदल गया और शाओयान का ग्रुप उसके ऊपर से उड़कर बाहर निकल गया। जमीन पर उतरते ही शाओयान ने डोची सर्कुलेट किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब कोई बीस्ट उन पर चार्ज नहीं कर रहा था। पीछे देखा तो 100 फीट दूर तक सिर्फ स्कारलेट आइज और रोर्स थे, लेकिन किसी कारण वो पास नहीं आ रहे थे। क्या हम बाहर निकल गए? सबके दिल ने राहत की सांस ली। फिर शाओयान ने आगे देखा। एक विशाल लश ग्रीन एंशिएंट ट्री अकेला प्लेन्स के बीच खड़ा था। उसके ऊपर से निकलने वाली क्लियर एयर अलग अलग शेप्स में बदल रही थी, बेहद मिस्टीरियस और अनफैथमेबल। शाओयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही लेजेंडरी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है? उस एंशिएंट ट्री से एक बेहद पुराना ओरा फैल रहा था। शुनेर और बाकी सब दूर से उस एंशिएंट ट्री को देखते हैं, जबकि शाओयान हैरानी से चुपचाप खड़ा रहता है। उनके मुंह में से चौंक कर कई एक्सक्लेमेशंस निकलती हैं। ये वो चीज है जो सिर्फ लेजेंड्स में ही होती थी, जिसे यहाँ तक कि उनके एंशिएंट क्लैंस के लोग भी सिर्फ पुरानी किताबों में ही देख पाए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे से कहती है क्या बड़ी ट्री है? हालांकि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से वे काफी दूर थे, फिर भी उसकी विशालता का एहसास कर पा रहे थे। पेड़ की छाया जमीन पर फैल गई थी, जैसे कोई एंशिएंट मॉन्स्टर आसमान और धरती के बीच खड़ा हो। उससे एक बेहद पुरानी और अनुभवी अनुभूति निकल रही थी। हन क्लैन के लोग शायद पहले से वहां पहुंच चुके हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए। शाओयान अपने दिल की जलन को दबाता है। वो हाथ हिलाकर आगे बढ़ता है और एंशिएंट ट्री की ओर दौड़ पड़ता। पीछे सुनेर और बाकी सब भी आराम को तवज्जो दिए बिना जल्दी जल्दी उसके पीछे आते हैं। लेकिन बीस्ट टाइड की तरफ से फिर हलचल हुई। कुछ ग्रुप्स बुरी हालत में यहाँ आ गिरे। क्या वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है? वे अभी भी जमीन पर लड़खड़ा रहे थे जब उन्होंने ये विशाल एंशिएंट ट्री देखा जो आसमान और धरती के बीच खड़ा था। उनके आंखों में अचानक लाल रंग भर गया। जब उन्होंने शाओयान के ग्रुप को तेजी से आते देखा तो वे स्थिर नहीं रह सके। यहाँ तक कि नॉर्मली काम जूफेंग ने भी भौहें तानी। वो आराम छोड़कर गहरी आवाज में बोला उनका पीछा करो। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स ने दानव भींच लिए और शाओयान के पीछे दौड़ पड़े। शाओयान ने दिल में ठंडी हंसी दी। हवा की तेज आवाज उनके पीछे सुनाई दी। उसने अपनी रफ्तार नहीं घटाई, ऊपर देखा और बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखा जो उसकी नजरों में और बड़ा होता जा रहा था। दिल में एक हल्का डर और मान उठा। कोई भी इस डिवाइन एग्जिस्टेंस के सामने शांत नहीं रह सकता था जो अनजान समय से वहां था। शाओयान का ग्रुप बहुत तेज था। हजारों फीट का फासला कुछ ही मिनटों में पूरा हुआ। जब वे लगभग 1000 फीट दूर थे तो अचानक एक ग्रुप उनकी नजरों के सामने आया। हनयू शाओयान के ग्रुप को हैरानी हुई। ये लोग यहाँ रुके थे और दूसरों का इंतजार कर रहे थे। शाओयान ने धीरे से चेतावनी दी, सावधान। वह धीरे धीरे धीमा हुआ और हनयू के पीछे थोड़ा दूर उतरा। उसकी नजरें ग्रुप पर पड़ी। फिर उसने दूर खड़े बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखा। इतनी पास से बोधिसत्व एंशिएंट ट्री देखना वाकई हैरान करने वाला था। ये ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को सहारा देने वाला एक विशाल स्तंभ हो। इसकी तना से एक पुराना ओरा निकल रहा था। इसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि आधे शहर को ढक सकती थी। एंशिएंट ट्री से तरंगों की तरह ताजी हवा फैल रही थी, जिससे आसमान में कई रहस्यमय फिनोमेना बन रहे थे। सूरज की किरणें स्काई से बिखरकर इस एंशिएंट ट्री पर पड़ रही थी, जिससे इसे एक क्रिस्टल जैसा साफ रूप मिल रहा था। एक पावरफुल लाइफ फोर्स शाओयान के ग्रुप को झकझोर रही थी। शाओयान की आंखें उस अवर्णनीय बोधिसत्व एंशिएंट ट्री पर गहराई से टिकी थी। साफ हवा से मन हल्का और निश्चिंत महसूस करता था, लेकिन उसे किसी कारणवश एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई। ये बेचैनी शाओयान की ताकतवर आत्मा से आई थी। वह कोई तत्काल खतरा महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये अनईजीनेस बहुत ऑब्स्क्योर थी। बिना ध्यान से महसूस करने वाला इसे पकड़ नहीं पाता। डोची कॉन्टिनेंट में बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जैसी नेचुरल ट्रेजर टॉप 3 में आती है। अगर ये कोई खतरा नहीं फैलाती तो असंभव है, और अगर
अगर ये सच में अनगिनत सालों से जीवित है तो संभव है कि इसकी अपनी कॉन्शियसनेस भी बन गई हो। शाओयान सोच में डूब गया। अगर बोधिसत्व में सचमुच कॉन्शियसनेस और ट्रेनिंग हुई हो तो ये दोची कॉन्टिनेंट का सबसे भयानक प्राणी होगा। यहाँ के लोग शायद इसका मुकाबला भी न कर पाए। शाओयान की सोच में मग्नता के बीच तेज हवा की आवाज पास से आई। हेवन डीमन, फीनिक्स ट्राइब और बाकी ग्रुप्स तेजी से आए। वे शाओयान और हनयू के ग्रुप को देखकर धीरे धीरे उतरे। अरे यहाँ आना कितना मुश्किल था और सब क्यों रुक गए। जुफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और हल्की हंसी दी। शाओयान ने जुफेंग को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर हुनयू जो आगे था मुड़कर हंस पड़ा। सब लोग आखिरकार आ गए। चूंकि सबका लक्ष्य बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है तो मैं सबका इंतजार कर रहा था। सभी लोग मुस्कुराए। जो यहाँ तक पहुँचे थे वे असाधारण लोग थे। वे हुनयू को अच्छे से जानते थे। ये इंसान सरफेस पर फ्रेंडली लगता था लेकिन उसकी हड्डियों में रफलेसनेस भरी थी। जो उसकी बातों पर विश्वास करते वे बीस्ट टाइड में ही रह गए और जानवरों के पेट में जाने से पहले टुकड़े टुकड़े हो गए। हनयू ने सबकी सुपरफिशियल मुस्कान देखकर इंडिफरेंट था, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने पीछे की तरफ बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की ओर इशारा किया और कहा, यही हमारा लक्ष्य है। भले ही हमने बीस्ट टाइड को पार कर लिया हो, सबसे मुश्किल चीज अभी भी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ही है। उसकी बात सुनकर सबका दिल हिला। उनकी नजरें हनयू के चेहरे पर टिक गईं। हमारे हन क्लैन के स्क्रोल पर एक रिकॉर्ड है कि एक पूर्वज बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के पास गया था लेकिन फिर उसका संपर्क खो गया। जब मेरे क्लैन के एक्सपर्ट्स को खबर मिली तो वह पूर्वज और बोधिसत्व एंशिएंट ट्री दोनों गायब थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन शायद वह पूर्वज मारा गया। शायद उसकी मौत बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के हाथों हुई और वो पूर्वज था बानशेंग। शाओयान के ग्रुप के चेहरे बदल गए। एक बानशेंग एक्सपर्ट भी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के सामने से गायब हो गया। इसलिए सभी को इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा यही होगा। गुजिनियांग ने हुनयू की तरफ देखा और कहा, तुम लोग यहाँ इसलिए रुके हो क्योंकि अकेले वहाँ जाना तुम्हें ठीक नहीं लगता है ना? हुनयू मुस्कुराया लेकिन इनकार नहीं किया। उसने धीरे धीरे मुड़कर उस विशाल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की ओर बढ़ना शुरू किया। चूंकि सब आ चुके थे वे सभी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के रहस्यों को देखने वाले थे। हुनयू को डर नहीं था कि कोई पीछे हटेगा क्योंकि वह इस पेड़ के आकर्षण को समझता था। शाओयान ने हुनयू की पीठ और दूर खड़े बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखा और धीरे से कहा, सावधान रहना। फिर अपने कदम बढ़ाए। चाहे हुनयू सच कह रहा हो या नहीं, इतने प्रयास के बाद पीछे हटना नामुमकिन था। सबने सिर हिलाया और शाओयान के पीछे चले। दोची धीरे धीरे उसके शरीर में घूमने लगा। जुफेंग और बाकी ग्रुप्स थोड़ी देर हिचकिचाए फिर पीछे चले। उनके विचार भी शाओयान जैसे ही थे। वे भी इतना मेहनत करके आए थे। ग्रुप्स के बीच दूरी बनी। वे खुली घास के मैदान में धीरे धीरे उसी विशाल पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। चिंगलिन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यंग मास्टर शाओयान, बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह साफ हवा जो जिंदगी से भरी लगती है उसमें एक तरह का अंधेरा और ठंडक छुपी है। उसमें इंसानों जैसी कई नकारात्मक भावनाएं हैं। शाओयान के कदम ठहर गए। उसकी आंखें सिकुड़ीं। वह खुद इसे महसूस नहीं कर पा रहा था लेकिन चिंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स थे। शाओयान ने उसकी बातों पर शक नहीं किया और वह वेग अनईजीनेस जो पहले महसूस हुआ था अब पेड़ के करीब आने पर और भी बढ़ गया था। जैसे जैसे शाओयान का दिल सतर्क हुआ, हनयू का ग्रुप आगे अचानक रुक गया। वे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के बेहद करीब खड़े थे। वो विशाल हरा भरा पेड़ आसमान को ढक रहा था। इतने करीब आने पर शाओयान के ग्रुप ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनकी हड्डियों में एक अस्पष्ट ठंडक फैल रही है। शाओयान ने सिर उठाया। उसकी नजरें उस इनॉर्मस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री पर टिकी थी। इसकी शाखाएं 1000 फुट लंबी थी और बीच में एक चमकीला क्लस्टर था। वह क्लस्टर 10 फुट के एनर्जी हार्ट जैसा लग रहा था। उस प्रकाश के क्लस्टर से एक शक्तिशाली हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। बोधिसत्व हार्ट। कई लोगों की नजरें उस प्रकाश क्लस्टर पर टिक गई जो विशाल पेड़ के शरीर के पीछे छिपा था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही कुछ लोगों ने बोधिसत्व हार्ट शब्द बोले, वह बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो घास के मैदान में शांत खड़ा था अचानक एक क्रैशिंग आवाज निकालता है। सभी देखते हैं कि पेड़ की शाखाएं आपस में घुल मिल जाती हैं, फिर नीचे गिरती है। शाखाएं जमीन से टकराते ही धीरे धीरे खुलने लगती है और 5 एक्सप्रेशनलेस फिगर्स धीरे धीरे शाखाओं से बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये 5 फिगर्स आगे बढ़े, आसपास की स्पेस फ्लक्चुएट करने लगी। उनसे एक भयानक प्रेशर फैलने लगा। सभी के चेहरे काले पड़ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि ये 5 फिगर्स असल में एलीट बानशेंग्स थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर बानशेंग क्लास के एक्सपर्ट्स छिपे हुए होंगे। 5 एलीट बानशेंग, पर इनमें कोई जान नहीं है। शाओन ने गहरी सांस भरी। उसने दिल के भीतर छिपे सदमे को दबा लिया। उसकी नजरें अचानक उन 5 आकृतियों पर पड़ी और वो जुट गई। उसने धीरे से कहा, इनकी आत्माएं भी नहीं है, ये बस पपेट्स हैं। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ थी। समझने के लिए दिमाग लगाना भी जरूरी नहीं था कि ये एलीट बानशेंग्स इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री द्वारा पपेट्स बनाए गए हैं। सबके मन में ठंडी सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन कर सकता है, एक एलीट बानशेंग को पपेट में बदलना। पूरे महाद्वीप में इतनी भयावह ताकत किसके पास हो सकती है? जब कोई बानशेंग
पास तक पहुंच जाता है तो वह दुनिया की चोटी के करीब एक बहुत बड़ी ताकत होता है। बैन शेंग्स एंशिएंट क्लैंस में भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्सपर्ट्स को पकड़कर पपेट में बदल देना, ये दृश्य हर किसी के दिल में ठंडक भर गया। हन यू का चेहरा इन पपेट्स को देखकर काफी काला पड़ गया, खासकर जब उसकी नजर एक काली चोली पहने पतले एलीट बैन शेंग पर पड़ी। उसकी आंखों में जो सदमा था वो बेहद गहरा था। क्या ये हमारा खोया हुआ बैन शेंग पूर्वज नहीं है, जिसके बारे में हमारे क्लैन की पुरानी किताबों में लिखा है कि वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के साथ गायब हो गया था? सभी के चेहरे अनायास से खुद गए। उनकी निगाहें उस काले वस्त्र वाले बैन शेंग पर टिक गईं। उस वक्त उसका चेहरा सूखा और खोखला था, आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उसकी त्वचा पर सूखने की वजह से दरारें थी। पपेट ने हन्यू की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गुचिंग का चेहरा गंभीर था। अब हम क्या करें? 5 एलीट बैन शेंग्स का ये लाइनअप सिर्फ एक शब्द से बयां किया जा सकता था, डरावना। भले ही यहाँ मौजूद सभी मिलकर लड़े, तब भी शायद वे इस लाइनअप के सामने टिक न पाए, भले ही संख्या में वे ज्यादा हों। शाओयान ने भौहें तानी। उसकी नजर द एंशिएंट ट्री से निकल रही रोशनी के क्लस्टर पर पड़ी। बोधिसत्व हाथ उसके सामने था। वह इसे इतनी आसानी से छोड़ने का फैसला नहीं कर पाया। शाओयान ने आसपास के लोगों की तरफ देखा। अगर हम सब मिलकर लड़े तो एक एलीट बैन शेंग का सामना कर सकते हैं। शुनेर और गुचिंग यांग दोनों पीक दुजुन क्लास के एक्सपर्ट्स थे। शुनेर 8वें चेंज पर थी और गुचिंग यांग 6ठे चेंज पर। शाओयान की ताकत 6ठे या 7वें चेंज के एक्सपर्ट के बराबर थी। साथ में काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, यून, चिंग चेंग, गुहुआ, गुली और बाकी भी थे, तो एक एलीट बैन शेंग से लड़ना मुमकिन था। लेकिन यहाँ एक नहीं, 5 एलीट बैन शेंग थे। शाओयान ने कुछ देर सोचकर धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई अब हार मानकर वापस जाना चाहता है? अभी तक ये बैन शेंग पपेट्स हमला नहीं कर रहे, यानी अगर हम चाहे तो अभी वापस भी जा सकते हैं। सभी ने उसकी बात सुनकर भौहें तानी और अंत में सिर हिला दिया। कोई वापस नहीं जाना चाहता तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे पास 7 ग्रुप्स है। मेरा ग्रुप एक एलीट बैन शेंग को रोकेगा, बाकी 4 बैन शेंग बाकी ग्रुप्स में बांट देंगे। क्या कहते हो? जो ग्रुप्स आए थे उनमें हन क्लैन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी थे, शाओयान के ग्रुप के अलावा। शाओयान ने बाकी 4 ग्रुप से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन संभव था कि वे सेंट्रल प्लेन्स के अन्य फैक्शंस के हों। उनका लाइनअप शाओयान, हन्यू या जूफेंग के मुकाबले कमजोर हो सकता था, लेकिन उन्हें कमजोर समझना सही नहीं था। हर ग्रुप में कम से कम 2 पीक डोजुन एक्सपर्ट्स थे। हम एक बैन शेंग को रोक सकते हैं। हन्यू ने शाओयान की तरफ देखा, लेकिन अब कोई अड़चन नहीं डाली। उसे समझ था कि अगर कोई वापस जाएगा तो बाकी लोग 5 एलीट बैन शेंग्स का सामना नहीं कर पाएंगे। एक को हमारे ऊपर छोड़ दो। जूफेंग ने थोड़ी देर सोचकर एक बैन शेंग लिया। ये एक्सपर्ट्स डरावने जरूर थे, पर वे केवल पपेट्स थे, असली बैन शेंग नहीं। वे अपनी संख्या के बल पर इन पपेट्स से लड़ सकते थे। बाकी के 2 बैन शेंग बाकी 4 ग्रुप्स को सौंपते हैं। क्या कहते हो? शाओयान ने बाकी 4 ग्रुप्स की ओर देखा। किसी एक ग्रुप की ताकत शाओयान जितनी नहीं थी, लेकिन 2 ग्रुप्स मिलकर एक बैन शेंग पपेट से लड़ सकते थे। चारों ग्रुप्स ने एक दूसरे को देखा और फिर बोधिसत्व हाथ की तरफ ताकते हुए जोर से सिर हिला दिया। बोधिसत्व हाथ की लालच ने उन्हें जोखिम उठाने को तैयार कर दिया था। कोई आपत्ति नहीं तो हमला करो। शाओयान ने धीरे सांस छोड़ी। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। यह पहली बार था जब वह एक एलीट बैन शेंग से लड़ने वाला था। हालांकि इस पपेट की ताकत असली बैन शेंग जितनी नहीं थी, फिर भी यह एक एक्सपर्ट था जिसे शेंग माना जाता था। इस शब्द से जुड़ी हर चीज बहुत ताकतवर होती है। शाओयान ने आखिरी शब्द कहकर धीरे धीरे 3 कदम आगे बढ़ा है। उसके शरीर के अंदर से डो ची हर दिशा में फूंकने लगी। 5 मूर्ति जैसे पपेट्स की खाली आंखें अचानक शाओयान पर टिक गई जब उसने तीसरा कदम बढ़ाया। उनकी खोखली निगाहें उसे देख रही थी। एक पपेट तेज और अजीब चाल से आगे बढ़ा। वह अचानक शाओयान के सामने आ गया, बिना बोले। एक भयंकर पाम हवा को तोड़ते हुए बिजली की तरह शाओयान पर ताना मारता है। शाओयान ने जमीन पर पैर पटक दिया जब बैन शेंग पपेट ने हमला किया। एक विशाल लावा पिलर जमीन से निकला और पपेट से टकराया। हालांकि लावा पिलर इतना शक्तिशाली था कि एक सामान्य नौसितारा डोजुन को पीछे धकेलकर खून उगलवा दे, पर यह बैन शेंग पपेट सिर्फ काम गया। उसकी भयंकर पाम हवा बिना रुके शाओयान की तरफ बढ़ती रही। शाओयान के पीछे से दर्जनों शक्तिशाली 2 ची पिलर्स अचानक निकले और पपेट पर पड़े। इतने लोगों के कंबाइंड अटैक्स को पीक डोजुन के 9वें चेंज का एक्सपर्ट भी सीधे नहीं सह सकता। लेकिन ये बैन शेंग पपेट उन हमलों को झेल रहा था जबकि उसकी पाम अटैक टूट चुकी थी। जैसे ही शाओयान के ग्रुप ने बैन शेंग पपेट से लड़ाई शुरू की, हन्यू का ग्रुप भी देर नहीं किया। उन्होंने ठंडी चीख लगाई। कई लोग एक साथ बैन शेंग पपेट के चारों ओर घेराबंदी करने दौड़े। हन क्लैन की तरफ से, पूर्वज हम तुम्हारा दर्द दूर करेंगे। हन्यू ने खोखले चेहरे वाले पपेट
पपेट को धीरे कहा और आगे बढ़ा। उसके पीछे 10 से अधिक हॉल ऑफ सोल्स एक्सपर्ट्स तेजी से दौड़े। भव्य दोची ने बनशेंग पपेट को घेरा। जुफेंग और बाकी ग्रुप्स ने भी शाओयान और हुनयू के बाद तेजी से हमला किया। उन्होंने अपने अंदर के दोची को पूरी सीमा तक निकाला और बचे हुए 3 बनशेंग पपेट्स को अलग अलग जगहों पर घेर लिया। कुछ ही पल में मैदान दोची से भर गया। दोची तेज हवा की तरह आसपास तबाही मचा रहा था। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद उनमें से कोई भी असली बनशेंग नहीं था, इसलिए ये लड़ाई बेहद भयंकर होने वाली थी। गुहुआ और गुशिंग हवा से नीचे उतरे। दोनों के हाथों से दोची निकला। उनकी दोची ने बनशेंग पपेट की पीठ पर हमला किया, लेकिन ये हमला बनशेंग पपेट के लिए समुद्र में गिरा पत्थर था। उनका शरीर हिल गया और एक भयंकर ताकत उनके बाजुओं से होती हुई अंदर तक घुस गई। इतनी शक्तिशाली ताकत के प्रभाव से गुहुआ और गुशिंग के डिफेंसेस टूट गए। वे पीछे उठ गए और फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने वे पकड़ लिया। लड़ाई शुरू हुए 20 मिनट हो चुके थे। शाओयान के पक्ष के एल्डर्स कभी कभी पपेट की तेज हवा के हमले से कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन शाओयान, गुचिंग यांग, शुनेर और बाकी मुख्य स्तंभ इतने मजबूत थे कि वे बनशेंग पपेट को काबू में रख पा रहे थे। जोयान ने जोर से कहा, इसके सिर पर हमला करो। पपेट के अंदर कोई जान नहीं थी। इसे रोकने का एकमात्र तरीका था। शाओयान के चिल्लाने पर उसके शरीर से सुनहरी चमक निकली। उसका शरीर फूल गया। जब बनशेंग पपेट का ध्यान गुचिंग यांग की तरफ था, शाओयान ने तेजी से पपेट के सिर पर मुक्का मारा। शाओयान का मुक्का भयंकर ताकत से पपेट के सिर पर लगा। दरारें पड़ गई, लेकिन खून नहीं निकला। साफ था कि ये पपेट्स कई वर्षों से सूखे हुए थे। पपेट ने अचानक सिर घुमाया जब मुक्का लगा। उसका कठोर हाथ बिजली की तरह शाओयान के कंधे पर लगा। शाओयान कई कदम पीछे हिला। उसका कंधा अंदर धंस गया था, पर किंग कॉन्ग ब्लास्ट बॉडी एक्टिवेट होने की वजह से उसका शरीर कठोर था। इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ और ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर भी उसे बचा रहे थे। इन सब वजहों से वह खून बहाए बिना वापस गिरा नहीं। सिर पर हमला जारी रखो, इसे तोड़ डालो। सुनर और गुचिंग यांग ने एक साथ हमला किया। ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर, उसके हाथ की मुद्रा तेजी से बदले। 2 विशाल एनर्जी फिंगर्स नाश की शक्ति लिए आसमान को चीरते हुए बनशेंग पपेट के सिर पर गिरे। उनके पीछे गुहुआ और गुशिंग भी इस शक्तिशाली टी क्लास 2 स्किल को पेल चेहरों के साथ निकाल रहे थे। 2 एनर्जी फिंगर्स जल्दी से उभरे। आसमान में जैसे कलरफुल थंडरबोल्ट्स जमा हो गए हो, वे बनशेंग पपेट पर गिरे। ये थंडरबोल्ट काइलिंग का था। लगभग सभी ने एक साथ हमला किया, जैसे कोई टैसिट एग्रीमेंट हो। कई भयंकर हमले बनशेंग पपेट के सिर पर एक साथ गिरे। बनशेंग पपेट का शरीर जोर जोर से कांप उठा। जहां शाओयान के पहले हमले की दरारें थी, वहां से एक जोरदार धड़ाम हुई और उसका सिर अचानक गायब हो गया।